साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ। खेतीबाड़ी की जानकारी के आज इस अंक में हम आए हैं ग्राम कुलास, जो कि सीहोर जिले का एक छोटा सा गांव है। कुलास गांव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कुलास नदी निकलती है और इसी नदी के नाम पर इस गांव का नाम कुलास कला पड़ा है। कुलास नदी के माध्यम से भोपाल के बड़े तालाब में बड़ा जल क्षेत्र इस नदी से होकर भरता है। साथियों, आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं उद्यानिकी विभाग से RS सूर्यवंशी सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में प्रगतिशील कृषक है जिसमें मनीष मेवाड़ा जी है। मनीष मेवाड़ा जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही गजराज जी वर्मा हैं हमारे साथ में, जो कि कुलास कला से है। आपका भी गजराज जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में आज हम जानेंगे दलहनी फसलों के विषय में समसामयिक विषयों पर चर्चा। सर, अगर दलहनी फसलों की बात करें तो अभी समसामयिक क्या कार्य किए जा रहे हैं दलहनी फसलों में? किसान भाइयों को नमस्कार जी। दलहनी फसलों में सबसे पहला कार्य अभी के समय जो चल रहा है, हम लोग ने इसको रो टू रो 5 फीट पे हम लोग ने प्लांटेशन किया है। रो टू रो 5 और प्लांट टू प्लांट 1 फीट। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि इसमें वीडिंग की समस्या सबसे, जो हमने इंटर कल्चर की क्रॉप ली थी उसमें, और वो स्पेस जो खाली हो चुका है हमारा, उसके अंदर हम लोग पूरा कल्टीवेशन कर रहे हैं। दोनों लाइनों के बीच में कल्टीवेटेड कर रहे हैं, कल्टीवेशन का कार्य कर रहे हैं, पूरा उसको कल्टीवेट करके वो कर रहे हैं। तो उसमें जो वीड, अनवांटेड वीड वगैरह है, वो पूरे उसमें रिमूविंग हो चुके हैं। सबसे पहला कार्य तो ये है। दूसरा, अभी सिंचाई का कार्यक्रम चल रहा है। क्या होता है कि फ्लावर्स में जब अरहर में जब फ्लावर्स आते हैं, जब 70% फ्लावर आ जाए तभी उसका पहला पानी हम लोग लगाना चाहिए, यानी पहली सिंचाई हम लोग ने करना चाहिए। तो उसमें सिंचाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि अरहर में हम सिंचाई कब करें, जब 70% उसमें फ्लावर्स आ जाए और 30% जब फलियाँ उसमें बनने की रहे, उस समय हम लोग ने उसमें पहली सिंचाई करना है। पहली सिंचाई के बाद में दूसरी सिंचाई हमें दाना भराव के समय करना है। दूसरी सिंचाई के बाद में एक जो लास्ट सिंचाई होगी हमारी, तीसरी सिंचाई होगी, और उसके बाद हमें हार्वेस्टिंग करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो तुअल है उसमें कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें कीट मात्रा में लगते हैं। कीटों के बारे में जानेंगे, पर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैसे सीहोर क्षेत्र में मतलब कौन कौन सी दलहनी फसलें विशेषकर लगाई जाती है, थोड़ी इनकी किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं। सीहोर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रीचा 2000 जो किस्म है, इसमें गुच्छों में फली आती है, फ्लावर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो फ्रूटिंग है इसकी बंच में आती है जी। तो बंच में आने के कारण इसका एक जो फ्लावर का प्रोडक्शन है, ये फूलों का प्रोडक्शन है, अरहर का प्रोडक्शन, तीनों ही बढ़ेगा। तो जो इसमें यहाँ पर सीहोर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं दलहनी के क्षेत्र में। और दलहनी जो फसल है इसमें बहुत बढ़िया हमें काम करने की आवश्यकता है। दलहन में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ MP में इसका धीरे धीरे इसकी जो खेती है कम मात्रा में होती जा रही है, तो हमें इसको बढ़ावा देना है। और इसमें जैविक का ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है कि जैविक ट्रीटमेंट से ही हम लोग काम करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। सेकंड क्रॉप हम उसमें मटर की ले सके और थर्ड क्रॉप हम उसमें मूंग की ले सके, तो उसमें ये यानी 3 क्रॉप तो हम इंटरकल्चर के रूप में ले सके और 2 क्रॉप हमारी अरहर की हो गई, तो ये टोटल 5 क्रॉप पूरी ईयर में हमारी हो जाती है उसमें। साथियों, आपने जाना सर के माध्यम से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली, जिसमें हमें खेत का चुनाव भी शामिल है कि हमें अगर दलहनी फसलों का उत्पादन लेना है तो सबसे पहले खेत का चुनाव करना है, उसके बाद बीज का चुनाव करना है, और किस प्रकार से पौधे को लगाया जाए, यानी पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। आइए इस कड़ी में हमारे मेहमान हैं गजराज जी वर्मा, उनसे हम जानें वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और बताएंगे वो अपने अनुभव। जी गजराज जी। जी नमस्कार, मेरा नाम गजराज सिंह वर्मा है। मैं ग्राम कुलास कला का किसान हूँ। मेरे को लगभग 16 वर्ष जैविक खेती करते हुए हो गए हैं और मैं 15 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ।
और जैविक खेती में जो भी जैसे गन्ना है, हल्दी है, धान है और भी बहुत सारी मिक्स फसल है वो तैयार करता हूँ मैं। उसका प्रोसेसिंग करके उसको उपभोक्ता तक पहुँचाता हूँ। कच्ची घानी तेल की यूनिट भी डाल रखी है। मसाले तैयार करता हूँ, अचार तैयार करता हूँ, सेहत के बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करता हूँ, उसको उपभोक्ता तक पहुँचाता हूँ। और मेन क्या है कि जो हमारी फसल का रेट है वो मैं स्वयं निर्धारित करता हूँ, तो किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं रहता हूँ। मेरी फसल का दाम मुझे जो भी इच्छा मेरी रहती है वो दाम मेरे को मिलते हैं। उसके बाद मेरी बहुत से किसानों से निवेदन है कि आप खेती तो कर रहे हैं, खेती के साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार करें। उससे जो आप अनाज तैयार कर रहे हैं उसका आटा है, दाल है, मसाले हैं, ये डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुँचे। बीच में जो बिचौलिया का काम है वो बिचौलिया का काम खत्म हो जाए तो उससे अपने को काफ़ी खेती लाभ का धंधा बन सकती है। साथियों, आपने गजराज जी से उनकी ज़ुबानी जाना कि किस तरीके से 16 साल उन्हें हो चुके हैं और बिल्कुल ये 16 साल के दौरान इनने कई तरीके के उतार चढ़ाव को देखा होगा और तभी जाके ये इतने सफल कृषक बन पाए। साथियों, समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं रघुवंशी जी, जो कि उद्यानिकी विभाग से हैं, और हमारे साथ दो प्रगतिशील कृषक हैं जिसमें गजराज जी वर्मा हैं और साथ में मनीष जी वर्मा। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे साथ मनीष मेवाड़ा जी हैं, जो कि एक प्रगतिशील कृषक हैं, और उनसे जानेंगी वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और उनके क्या अनुभव है। जी मनीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं मनीष मेवाड़ा, ग्राम पीपलिया मीरा से, मैं ज़िला सीहोर, विकासखंड सीहोर का हूँ। मैं सब्जी की खेती करता हूँ, लगभग 10 साल हो गए मेरे को सब्जी की खेती में। और इसमें मेरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि विज्ञान केंद्र का रहा है, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मुझे समय समय पे जानकारियाँ, कैसे अपने मिट्टी परीक्षण करना है, क्या उर्वरक डालना है, कैसे उसमें उसकी बिजाई करना है, रोपाई करना है, और उसकी जो कीट है उसका नियंत्रण करने के लिए अभी मेरे खेत में लगभग गोभी की फसल लगी हुई है आधे एकड़ में। उसकी लगभग 25 दिन की अवस्था उसकी हो चुकी है। अच्छी जो हरी मिर्च अपनी रहती है उसकी बिजाई का, उसकी रोपाई का हम कार्यक्रम मतलब बिजाई का करने का चल रहा है हमारा प्लांट का। और अभी तरबूज और कद्दू का भी हम खेतों की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी हमने उसके बीज का। तो मैं सर आपसे एक जानकारी ये लेना चाहूँगा, जैसे हम अभी हमें रोपाई करना है हरी मिर्च की, तो उसके लिए हमें उर्वरक में अभी जैसे खेत की तैयारी करना है, उसमें क्या क्या हमें डालना चाहिए, क्या कैसे उसकी तैयारी करना है, और कितने पोद से पोद की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखना चाहिए। तो हरी मिर्ची के लिए सबसे पहली बात तो ये कि अभी नर्सरी आपने तैयार कर ली होगी, है ना। और नर्सरी तैयार करने के बाद में अब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो आपको बेड बनाना है। 1-1 फीट, 1.5 फीट के बेड, 1 फीट का बेड कम से कम, यानी है ना 1 फीट का जो उसकी विड्थ है वो 1 फीट होना चाहिए। तो जैसे आपने बात की कि जैसे मिर्च की जो फसल है उसमें रो टू रो डिस्टेंस, तो रो टू रो डिस्टेंस कम से कम 2 फीट रखिए। 2 फीट इस कारण रखिए क्योंकि जब फल तुड़ाई का समय रहता है और पौधा फैलाव भी करता है, तो उसी से आपको डिस्टेंस रखना है। और प्लांट टू प्लांट आप रखिए 1 फीट, 1.5 फीट, 1 फीट का, है ना। तो ये आपको डिस्टेंस उसमें मेंटेन करना है। उसमें बेसल डोज की बात करें अगर हम, तो उसमें सबसे आपको P2O5 पोटास, NPK की मात्रा लगाना है उसमें। NPK जो है 40 kg 1 कट्टा 1 एकड़ में, और P2O5 NPK पूरा, और पोटास उसी में रहे, तो ये NPK की मात्रा आपको उसमें देना है। और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करना है, और उसके बाद प्रॉपर टाइमली सिंचाई वगैरह पे वो करना है। उसके बाद
आप जो जैविक विधि से उसमें जो नीम ऑयल का ही ज़्यादा स्प्रे करें, फंजीसाइड के रूप में आप उसमें ट्रीट। सर ये जो आपने जी। कहा भी कि जैविक कीटनाशक का उपयोग करें, हाँ, हाँ। सर किसान भाइयों की तरफ से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि दैनिक समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि मूंग की जो खेती बड़े पैमाने पे हाँ, हाँ, की जा बड़े रही है, जी। इसमें करीबन 4 से 5 5 6 बार दवाई जी। का स्प्रे किया जाता जी, है। जी। तो ये वाकई में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये किस तरीके से इससे बचा जाए, या हमारे किसान भाई क्या अपनाएं जी। जिससे वो इस प्रकार के स्प्रे ना करें और कोई जैविक विधि उनको जानकारी मिले? जी। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है सर कि अगर हम जैविक कीट के लिए हम इंसेक्टिसाइड बनाना चाहते हैं, कीटनाशक बनाना चाहते हैं, हाँ। तो इसमें नीम की पत्तियाँ सबसे फर्स्ट, अगर जी। सेकंड नीम की गिरी, जो नीम का ऑयल है, इनका यूज किया जाना है। इसके बाद में हमें कुछ पपीता की पत्ती लेना है 4-5 केजी। इसके बाद करंज और गांजर घास की जो लीफ है, जो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी वीट के रूप में प्रॉब्लम है, ये इनकी पत्तियाँ लेके हम उसको एक 200 लीटर के ड्रम में उसको 8-10 दिन के लिए हम लोग स्टोरेज करके रख देंगे। उसमें छाछ मठा भी ले सकते हैं हम, और भी जैसे तांबा वगैरह के लिए कुछ ले सकते हैं जिसमें कि कवकनाशी वगैरह का यूज हो। इनको हम सबको घोल के हम उसको प्रॉपर तरीके से इसका हम स्प्रे करें 5 से 6 बार। और कीट लगने से पहले अगर इसका हम साप्ताहिक अगर स्प्रे करें तो हम वो महंगे कीटनाशक से बच सकते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम गजराज जी से जानेंगे। हमने चर्चा के दौरान पाया कि गजराज जी हल्दी के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम विशेषकर जानेंगे कि हल्दी में सर किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। मेरे को हल्दी की खेती करते हुए 18 वर्ष हो गए, जी। और मैं करीबन अधिक मात्रा में लगाता हूँ। 1 एकड़ ज़मीन में हल्दी की खेती करता हूँ। उसमें प्रोसेसिंग पाउडर, मतलब हल्दी को बॉयल करके, उबाल के और प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर तैयार करता हूँ। और अभी सर्दियों के दिनों में कच्ची हल्दी सब्जियों के लिए काफ़ी मांग रहती है। सब्जी उसकी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहती है। दूसरा, कच्ची हल्दी का अचार दिल्ली और अन्य शहर में सर्दियों के दिनों में बहुत अधिक मांग रहती है, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदा करता है। अभी मैंने करीबन 2 महीने में 13 कुंटल हल्दी का अचार बना चुका हूँ और वो सेल हो चुका है। तो जो हल्दी का अचार है वो अपने शरीर के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। और उसके स्वाद बढ़ाने के लिए मैं उसमें गुड़ और नींबू का रस यूज करता हूँ, और सरसों का तेल में उसको बॉयल करता हूँ, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो हल्दी की खेती काफ़ी लाभकारी रहती है। और अपने यहाँ तो प्रोसेसिंग करना भी आसान रहता है। उसका थोड़ी सी कड़ाव में उबाल के उसकी छिलाई करके और आप उसका पाउडर भी तैयार कर सकते हो। पाउडर भी बहुत अच्छी गुणवत्ता का तैयार होता है यहाँ पे। और हल्दी का उत्पादन 1 एकड़ में 8 कुंटल हल्दी लगती है, वो करीबन अपने यहाँ 100 से 110 कुंटल उत्पादन होता है कच्ची हल्दी का। तो यहाँ उत्पादन भी अच्छा है, हल्दी के लिए ज़मीन भी अच्छी है। वो हल्दी की फसल रहती है जो करीबन 9 महीने की रहती है, जून के महीने में लगती है और लगभग जनवरी फरवरी में उसकी खुदाई हो जाती है। तो उसके बाद आप हम मूंग की फसल उसी में ले लेते हैं, या प्याज लगाना है तो प्याज की खेती भी उसमें कर सकते हैं। साथियों, समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं रघुवंशी जी, जो कि उद्यानिकी विभाग से हैं, और हमारे साथ 2 प्रगतिशील कृषक हैं जिसमें गजराज जी वर्मा हैं और साथ में मनीष जी वर्मा। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम मनीष जी से सवाल करेंगे कि आप युवाओं को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, या किस तरीके से वो खेती की नई तकनीक को अपनाएं। मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि अपना स्वयं का व्यवसाय, या खेती का हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी करें तो इसका पहले अपन
जो भी अपने अनुभव है, जिस चीज़ का अपन बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे खेती का, मैं खेती करता हूँ, मैं खेती के लिए कहूँगा कि मैं कृषि विशेषज्ञों से जानकारी सलाह लेकर कार्य करता हूँ। तो अगर कोई खेती ही करना चाहता है तो वो कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करे, या आर के कॉलेज से पहले उनका अपना अनुभव लें, उससे डॉक्टरों से जानकारी लें, उसके बाद उसमें करें तो क्या है कि लाभकारी का धंधा होगा। और नहीं तो अगर खेती को अगर अपने मन से अपन करेंगे, उसमें क्या तो कीट है और क्या अपन दवाई डाल रहे हैं, कौन सा सबसे मेन होता है आज के युग में बीज। अगर बीज अपने को बेस्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का बीज अपन नहीं लगाएंगे तो उसका उत्पादन अपने को नहीं मिलेगा। उसका उत्पादन नहीं मिलेगा, अब उसकी जानकारी अपने को कृषि विशेषज्ञों से या डॉक्टर से या आर के कॉलेज हमारे समीप में ही है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भी स्वयं संस्थाएं हैं, उसमें भी अच्छे विशेषज्ञ आते हैं, जानकारी देते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर खेती करना चाहते हैं तो वो अपने कृषि विशेषज्ञों से जानकारी लें, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले जिन्होंने उस बिजनेस को जो कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ वर्मा जी हैं, अगर ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो आकर वर्मा जी से मिलें, उनसे चर्चा करें, उस जानकारी लें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बिना अनुभव किसी चीज़ को नहीं करें। हमारे साथ उद्यानिक विभाग से सर आए हैं। इन प्रोग्रामों के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि हम नई नई जानकारियाँ लेकर आएँ। तो सर, हम इस कड़ी में हमारा एक सवाल है कि आप हमारे किसान भाइयों को चलते चलते कोई महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे जो हम पूछना भूल गए हों? जी, सब किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि वेजिटेबल्स की खेती में, फ्रूट्स की खेती, दलहनी खेती, इन खेतियों को महत्वपूर्ण योगदान है। इन खेतियों का उत्पादन करें जिसमें अधिक से अधिक वेजिटेबल्स के साथ साथ फल का भी प्रोडक्शन आपको मिलते रहे और दाल का भी प्रोडक्शन आपको मिलते रहे। इस कारण मल्टी क्रॉपिंग की करें, इसके साथ साथ पशुपालन भी करें। धन्यवाद। इस कड़ी में हम मनीष जी से जानेंगे कि उनने कहाँ ट्रेनिंग प्राप्त की और किस तरीके से उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ हुआ। से पहले इतना हम भी इतने जागरूक नहीं थे, तो पहले हमारे जो ग्राम सेवक जी थे उनसे जानकारी लेके और फिर हम कृषि विज्ञान केंद्र पहुँचे। लगभग मेरे को 10 से 11 साल कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए में हो गया है। और जब से मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हूँ, मुझे पूरी जानकारी मिट्टी परीक्षण से लेके तो बिजाई, रोपाई और उसमें क्या समस्या है, क्या कीट है, और फलियां से लेके तो भंडारण तक की पूरी जानकारी मुझे वहाँ से मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण पूरा योगदान मेरा कृषि विज्ञान केंद्र का है। उसके बाद फिर आर के कॉलेज गया, वहाँ से भी कुछ प्रशिक्षण में गया, वहाँ से कुछ डॉक्टरों द्वारा जानकारी वहाँ से मिली मेरे को, उद्यानिक केंद्र से भी और अपने आत्मा से भी काफ़ी मेरे को जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मैं जितने भी जहाँ पर भी प्रशिक्षण होते हैं मेरे पास आती है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं कि अब यहाँ पर प्रशिक्षण है। तो पूरे डॉक्टर और वैज्ञानिकों द्वारा मेरा जो है अपनी खेती का काम चल रहा है। बिल्कुल मनीष जी, आपने आपके अनुभव साझे के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपने देखा कि अगर कोई किसान ये ठान ले कि हमें आगे बढ़ना है या खेतीबाड़ी में नवाचार करना है, और अगर वो ये कहता है कि मुझे जानकारी नहीं मिलती, तो ये बहुत दूर की बात है। अब जिले स्तर पे कई सारी संस्थाएं, शासन के कई विभाग हैं, वहाँ अगर वो जाता है तो छोटी छोटी जानकारी लेकर आगे बढ़ सकता है। रघुवंशी जी, कार्यक्रम में आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिल्कुल हमारे किसान भाई इसको अमल में लाएंगे और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को अपनाएंगे और हमारा किसान विकसित होगा। कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजराज जी, आपने आपके अनुभव साझा किए हमसे, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, किस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग ली, अपने खेतों में नवाचार किया। आप कार्यक्रम में आए, अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, समय हो चला है खबरें खेती की। तो आइए हम देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। खरीफ सीजन में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता होगी, गेहूं की फसलें प्रभावित होने की उम्मीद, गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक होगा पंजीयन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में 3% ब्याज की छूट और प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर सप्ताह समीक्षा के क्रम में कृषि क्षेत्र की देश भर की उर्वरक स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान रबी सीजन की बुआई की जानकारी लेने के साथ ही उन्होंने विभिन्न राज्यों में मौसम की वर्तमान व संभावित व जलाशयों की स्थिति तथा विभिन्न उपज के थोक व खेरची मूल्य की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर विभागीय मंत्री से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी दिनों में चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि उपज खरीद का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिलना चाहिए। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद एजेंसियों के माध्यम से उपज खरीदी गतिशील रहे, साथ ही खरीद संबंधी व्यवस्था पर सरकारी अमल होना चाहिए। विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में सामान्य से कम बारिश के साथ साथ सामान्य से अधिक तापमान का खेतों में खड़ी फसलों जैसे कि गेहूं आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो फूल और दाना भरने के चरण में है। इससे चेतावनी देते हुए कहा है कि सरसों और चना जैसी फसलें भी समय से पहले पक सकती हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि किसान 31 मार्च तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रुपये अधिक है। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की बिक्री के लिए समय सीमा में पंजीयन जरूर कराएं। अभी तक किसानों द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से कृषक कृषि अवसंरचना निर्माण के लिए बैंक से प्राप्त राशि रुपए 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट का लाभ 7 वर्षों तक लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत वेयरहाउस, साइलोज, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, एरोफोनिक फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग के लिए अवसंरचना निर्माण की जा सकती है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 2025-26 तक 7,440 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन द्वारा ग्राम गुराड़िया गुर्जर में रबी कृषक संगोष्ठी एवं प्राकृतिक खेती जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर A.K. दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा किसानों को कृषि विज्ञान से जुड़कर नवीन तकनीकियों को खेती में शामिल कर लागत मूल्य को कम करते हुए खेती को लाभ का धंधा बनाने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर H.R. जाटव, वैज्ञानिक कृषि प्रसार द्वारा बताया गया कि किसान भाइयों को कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती के विभिन्न आयामों के बारे में अवगत कराते हुए मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में शासकीय पीजी महाविद्यालय के कृषि, वनस्पति शास्त्र एवं इको क्लब के छात्र छात्राओं ने भ्रमण किया, जिसमें छात्रों को केंद्र प्रमुख डॉक्टर अवधेश सिंह ने कृषि अर्थशास्त्र की जानकारी देते हुए खेती में लाभ हानि के मूल्यांकन की विधियों से अवगत कराया। छात्राओं को रसायन मुक्त खेती के गुण बताए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खेती में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, जो कि मानव एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उन्होंने रसायनों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करने की सलाह दी। छात्र छात्राओं को कृषि विज्ञान केंद्र के फसल संग्रहालय में गेहूं एवं जौ की विभिन्न किस्मों के उत्पादन तकनीकी, उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन, पौध संरक्षण प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा परीक्षण संबंधित जानकारी के साथ साथ मोटे अनाज में उपलब्ध पोषक तत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। देश के विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय की जानकारी और उनके क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बताया। उनके द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में विभिन्न तकनीकी प्रदर्शन इकाइयां, मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, बकरी पालन, मुर्गी पालन इकाइयों का भी भ्रमण कराया गया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष आते हैं खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ लेकर। विशेषकर आज के कार्यक्रम में हमने दलहनी फसलों के बारे में जाना, किस तरीके से इसकी बुआई करें, किस पद्धति का उपयोग करें,
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर कोई नई जानकारी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।